फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सिविल्स। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, वी विल लर्न रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स फ्रॉम 2026 टू 2013। हम देखेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में कैसे हम, वेदर यू कैन कॉल इट हैक्स और एलिमिनेशन टेक्निक, हम कैसे ये सब यूज़ करके रियल टाइम में सोल्व कर सकें अपने प्रीलिम्स को। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी प्रीलिम्स 2026 से, और हम डेली 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्नेटिक म्यूजिक राग्स इज सिमिलर टू द राग बिलावल इन हिंदुस्तानी म्यूजिक। देखो, ये जो क्वेश्चन, जो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चंस यू कैन से कि आप कितना भी पढ़ लो, आप यू कांट प्रिडिक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लेकिन इसमें हम एग्जामिनर के माइंडसेट को हम ऑन द टाइम रीड कर सकते हैं। कैसे? वो कैसे रीड करेंगे? जब एग्जामिनर क्वेश्चन सेट कर रहा था तो उसके पास एक ऑप्शन था करेक्ट। अब पता नहीं ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन उसको 3 इनकरेक्ट भी सेट करने थे। एंड सेटिंग 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस इज नॉट एन easy task. So what we have to do, we have to just identify those incorrect options and eliminate them. Look, इसमें इन्होंने ऑप्शन दिया है, जो भी पेपर सेट कर रहा है उसने पहला ऑप्शन दिया है नट भैरवी, सेकंड कामवर्दिनी, थर्ड हनुमत तोड़ी, फोर्थ धीर शंकरा भरणम्स। अब हमारा टास्क ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। लुक, ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट सिमिलर टू ऑप्शन नंबर A, B and C, and you can say that option number D is a correct answer. देखो, जब भी एग्जामिनर पेपर सेट करेगा, एग्जामिनर कभी भी रॉन्ग ऑप्शन को कुछ अलग आइडेंटिटी नहीं देगा। अगर उसको इस ऑप्शन को रॉन्ग बनाना होता तो वो कोई भी राग लिख सकता था यहाँ पर। फॉर एग्जांपल राग मल्हार, राग मेघ, बट उसने फिर भी राग धीरा शकरा भरणम लिखा। तो मतलब एग्जामिनर खुद हिंट दे रहा है कि ये वाला ऑप्शन एस्पिरेंट को रियल टाइम एग्जाम में कैच करना है। चलो अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। द आर्टिफिशियल फिक्स्ड रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय हिल्टन यंग कमीशन। देखो, वैसे तो एक सीरियस एस्पिरेंट को मालूम होता है कि हिल्टन यंग कमीशन किससे रिलेटेड है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये RBI से रिलेटेड है। मगर अगर फिर भी आपको नहीं मालूम कि हिल्टन यंग कमीशन किससे रिलेटेड है तो हम आगे बढ़ते हैं। वॉज अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। Option A, aiding the flow of remittances from India and maintaining India's credit worthiness. Okay. Option B, providing support to Indian importers. Okay. Option C, encouraging export of cotton produce from India. Okay. And option D, preventing depreciation of rupee in terms of gold. अब जब भी हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक बात हमेशा याद रखिए कि ऑप्शन कुछ भी अगर ब्रिटिश के फेवर में बोल रहा है तो वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, मोस्ट प्रोबेबली। और इंडियंस के अगेंस्ट बोल रहा है तो वो भी गलत होता है।
एंड उसका वाइस वर्सा करेक्ट होता है कि अगर ब्रिटिश के अगेंस्ट है तो वो करेक्ट होगा इन मोस्ट केसेस, एंड इंडियंस के फेवर में है तो वो करेक्ट होगा। तो हम देखते हैं, एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिट वर्दीनेस, आई डोंट नो, लेट्स मार्क द क्वेश्चन। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इंडियन इम्पोर्टर्स, अब वो इंडियन इम्पोर्टर्स को सपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट क्यों देगी, जबकि दादा भाई नौरोजी और इन सब ने लिखा है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट वन, एनकरेजिंग एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस फ्रॉम इंडिया। जब आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा और आपने देखा कि प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा था और रॉ मटेरियल को यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते थे, तो हम कॉटन प्रोड्यूस को क्यों एनकरेज करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सपोर्ट के लिए, तो डेट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू ऑप्शन नंबर डी, प्रिवेंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। आपने देखा था कि 1 पाउंड को ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले 1 रुपीज़ के बराबर था, लेकिन बाद में रूपी को उन्होंने डेप्रिशिएट करना चालू कर दिया था। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, और ये ऑप्शन सीधा सीधा ब्रिटिश पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है, जबकि ब्रिटिश पॉलिसीज़ गलत थी। ओके, एंड लेट्स चेक ऑप्शन नंबर ए, एडिंग द फ्लो ऑफ रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडिया। ओके, इंडिया से रेमिटेंसेस जा रहा है। रेमिटेंसेस का मतलब होता है कि हमारे यहाँ से, एक मोटी मोटी बात बोलूँ तो, उनकी इनकम जनरेट हो रही है, हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है यूरोप में, हमारे यहाँ से गोल्ड जा रहा है यूरोप में, एंड मेंटेनिंग इंडियाज क्रेडिट वर्दीनेस, और इंडिया की क्रेडिट वर्दीनेस को मेंटेन कर रहा है। तो ये ऑप्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है और हमारे फेवर में है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे हम बिना नॉलेज के रियल टाइम में इस ऑप्शन को करेक्ट मान सकते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक्चुअली ये टाइप न्यूली इंट्रोड्यूस्ड थी इस बार 2026 में। लेट्स रीड द स्टेटमेंट्स। Pali text contains the first definite reference of coins. Example, Kahapana, Nikha, Kamsa and Kakanika. देखो यूपीएससी का एक पैटर्न रहा है, जब भी वो किसी स्टेटमेंट में इतने सारे ऑप्शन दे देता है तो वो हमेशा करेक्ट होता है। और वैसे भी ये तो रेफरेंस स्टेटमेंट है, क्वेश्चन तो एक्चुअल में नीचे है, तो ये तो हमारा करेक्ट है कि जो पाली टेक्स्ट है वो फर्स्ट डेफिनेट रेफरेंस देता है कॉइन्स का। ओके, स्टेटमेंट रेफरेंस टू द लिटरेरी एविडेंस फ्रॉम पाली टेक्स्ट इज corroborated by archaeological evidences of punch marked coins from many sites, most of them made of silver. पंच मार्क कॉइन है जो कई साइट से मिले और सिल्वर से बने हुए हैं। द अबव स्टेटमेंट्स हैव बीन एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अब ये पूछ रहा है कि अबव स्टेटमेंट्स को हम किस किस से एसोसिएट कर सकते हैं। तो इसका पहला स्टेटमेंट है एमरजेंस ऑफ अर्बन लाइफ। देखो हम अपने एंशंट हिस्ट्री को एक अर्बन हिस्ट्री की तरह देखते हैं, चाहे वो आईवीसी हो चाहे वो एंशंट इंडिया हो, और कॉइनेज का आ जाना, कॉइनेज सिस्टम का आ जाना एक अर्बन लाइफ को शो करता है, क्योंकि रूरल लाइफ में बार्टर सिस्टम होता था। और यहाँ भी दे रखा है पंच मार्क्ड कॉइन्स, यानी कि हमारी मेटलर्जी एक हाई क्वालिटी की थी, तो हम ऐसे उसको अपने ऑप्शन को एनालाइज कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड इज ट्रांजिशन टू मनी इकोनॉमी। अब कॉइन आएगा तो ऑटोमेटिकली मनी इकोनॉमी आएगी, क्योंकि बार्टर सिस्टम में मनी इकोनॉमी नहीं होती थी, कोई मनी इकोनॉमी नहीं है। तो मनी इकोनॉमी कब आई? जब कॉइन आया। तो करेक्ट है ये स्टेटमेंट भी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी, बोथ 1 और 2। तो इस अब तक हमने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में कोई हमने ऐसा नॉलेज यूज़ नहीं किए, जस्ट हमने अपना बेसिक कॉमन सेंस यूज करके 6 मार्क्स को स्कोर किया है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी।
Question number 4 says that which of the following temple has have a Nagara style architecture? तो अगर आपको एक बेसिक नॉलेज है तो टेम्पल आर्ट के दो स्टाइल थे, एक नगारा, एक द्रविड़। उसी बेसिक नॉलेज से हमें पता चलता है कि द्रविड़ स्टाइल साउथ इंडिया में है एंड नगारा नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स की स्टाइल है। सो हम चाहे तो इनको देखकर भी एलिमिनेट कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम है हम बिल्कुल ही बिना नॉलेज के हम मैक्सिमम क्वेश्चन को सोल्व करना चालू करेंगे। तो देखिए, जब ये इस टाइप का जब क्वेश्चन आए 2025 तक यूपीएससी ने 16 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन 2026 में इसने टाइप्स को इंक्रीज कर दिए हैं। लेकिन ये वाला जो टाइप है, ये टाइप पुराना वाला है, और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 3 का टाइप था, ये न्यू टाइप इंट्रोड्यूस हुआ था। तो क्योंकि ये पुराना वाला है, तो जब इसने 4 स्टेटमेंट दी है, तो मोस्टली केसेस में अगर आपको ब्लाइंड गेम खेलना है तो आप किसी 2 के साथ चले जाइए। आप खेल सकते हैं n-2, और हाँ याद रखना, ये कभी भी n- जिसमें 3 स्टेटमेंट्स हो उसमें मत खेलना, क्योंकि उसमें ज़्यादातर सही नहीं रहता है। तो हम सीधे सीधे इस पर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें 0% नॉलेज थी और इस हमारे पास 4 ऑप्शन थे, तो अभी हम किसके साथ जा सकते हैं? तो हम ऑप्शन 3 को एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन 3 इसमें नहीं है। क्योंकि ऑप्शन 3 नहीं है, तो अब पढ़ते हैं हम इसके स्टेटमेंट्स को। मेलागिट्टी शिवालय बदामी, ओके, हुची मल्लीगुड़ी टेम्पल अहियोल, दशावतार टेम्पल देवगढ़ एंड विरूपाक्षी टेम्पल पट्टाडक्कल। सो अगर हम इसमें थोड़ा सा एलिमिनेट करें तो हम विरूपाक्षी टेम्पल पट्टाडक्कल को हम थोड़ा सा एलिमिनेट कर सकते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि जो विरूपाक्षी टेम्पल है वो द्रविड़ स्टाइल का टेम्पल है, ना कि नगारा स्टाइल का टेम्पल है। सॉरी। तो हम ऑप्शन 4 जिसके साथ है हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अब बचे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए एंड बी में स्टेटमेंट नंबर 2 कॉमन है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो कॉमन है, ओके। एंड द लेफ्ट ऑप्शन इज मेलीगट्टी शिवालय बदामी एंड दशावतार टेम्पल देवघर। अब आपको मालूम है देवघर कहाँ पर है, बताओ? देवघर है बिहार में। अगर आपको नहीं मालूम कि दशावतार टेम्पल कहाँ है, लेकिन आपको इतना मालूम है मोटी मोटी कि देवघर कहाँ है, देवघर है उड़ीसा में, तो आप एक कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि किसी टाइम में बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक पार्ट था, तो ये नॉर्थ इंडिया के पार्ट थे, और नॉर्थ इंडिया में नगारा स्टाइल आर्किटेक्चर फेमस है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट एंड यू कैन गो विद ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये तो है इसमें एलिमिनेट करने की एक स्टाइल। इसमें एलिमिनेट करने की दूसरी स्टाइल ये है कि आप चेक करो, लेट मी इरेज। इसमें एलिमिनेट करने की दूसरी स्टाइल ये है कि आप ऑप्शंस को एनालाइज करो, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। अब देखो, आप चाहे तो इसमें इसको लगा सकते हैं किसी में भी। ऑप्शन नंबर 3 बार दिया हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 75% की है करेक्ट होने की। और ये वाला स्टाइल तभी लगाना जब आप बिल्कुल ब्लैंक हो रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली ट्रू कि ऑप्शन नंबर योर स्टेटमेंट नंबर 3 विल बी करेक्ट। अब और स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इज गिवन 1 टाइम, 2 इज गिवन 2 टाइम एंड 4 इज गिवन 4 टाइम। अब देखो, स्टेटमेंट नंबर 2 की प्रोबेबिलिटी है 50% और 1 एंड 4 की प्रोबेबिलिटी है 25%। तो मोस्ट प्रोबेबली स्टेटमेंट नंबर
2 and 3 करेक्ट होने चाहिए और इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, डेट इज 2 and 3। और इस स्टाइल से हम लाइव सिचुएशन में हम बैठकर अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेट्स मूव टू ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स दैट among the 4 main forms of existence of life recognized in Jainism, जैनिज्म बुद्धिज्म बहुत हाईलाइटेड टॉपिक रहता है यूपीएससी का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, कि किस फॉर्म की लाइफ इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, द ऑप्शन ए इज देव, ऑप्शन बी इज यक्ष, ऑप्शन सी इज मनुष्य, मनुष्य यानी ह्यूमंस, एंड ऑप्शन डी इज त्रियांचा, sorry if I am pronouncing it wrong, that is animals and plants। तो इसमें हम एक टेक्निक लगाएंगे, that is of camouflage। तो देखो, गॉड जो वर्ड है वो गॉड वर्ड 2 बार आया है इसमें, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी मालूम है कि यक्ष, रावणा और कुबेर वॉज अ यक्ष, और हम लोकल अपने ट्रेडिशंस में कुबेर की भी हम पूजा करते हैं, तो जो यक्ष हैं वो इसमें नहीं इंक्लूड होंगे। उसका रीज़न ये है कि मनुष्य, ये ह्यूमन फॉर्म्स तो होनी ही होनी है, इस फॉर्म्स को तो कोई भी रिलीजन नकार नहीं सकता है, एनिमल्स एंड प्लांट्स को भी कोई नहीं नकार सकता है, क्योंकि जो चीज़ हम देख रहे हैं उनको हम कैसे मना करते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी, समझ रहे हैं। अब बचा देव और यक्ष। अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है देव पर कि क्या देव इसका आंसर है, बट इसका आंसर एज पर जैनिज्म है यक्ष, क्योंकि इसका दूसरा तरीका ये भी है इसको फाइंड आउट करने का, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। ये देखो, ये जो लिखा है ना डेमीगॉड्स, डेमीगॉड्स के बीच में देखो ये शो करता है कि जो भी पेपर सेट कर रहा था, जो भी एग्जामिनर था, उसने जैनिज्म के बारे में जिसका जो भी सोच था वहाँ से उसने कॉपी पेस्ट इसको उठाया है। और ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं, एक बार एक क्वेश्चन आया था कॉट डी आइवोर का, उसमें ये जो मार्क था हम जनरली नहीं लिखते हैं, लेकिन उसने एग्जामिनर ने उठाया था तो उसका आंसर भी यही था। तो ऐसे ही हम यहाँ रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसका आंसर क्या है, और हम पकड़ेंगे कि एग्जामिनर ने कैसे सेट किया है। तो ये रहा हमारा करेक्ट ऑप्शन, डेट इज यक्ष। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। द हिलासालाया पेंटिंग्स इन बाग केव रिप्रेजेंट वॉट। तब देखो, इसमें एक ऑप्शन है जॉयफुल डांस, ओके, मुझे नहीं मालूम। एक ऑप्शन है बुद्धा इन अ मेडिटेटिव पॉज, नहीं मालूम। ऑप्शन सी है द डिपिक्शन ऑफ शिवा एंड पार्वती ऑन कैलाश, ओके, एंड ऑप्शन 4 इज समुद्र मंथन, चर्निंग ऑफ द ओशन। तो इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमें नहीं मालूम इसमें कि बाग केव्स के अंदर पेंटिंग कैसे दी हुई है, क्योंकि बहुत सारी केव्स हैं, उनमें बहुत टाइप की पेंटिंग है। वो एस्पिरेंट कहाँ तक एक पेंटिंग को याद करता फिरेगा। तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जाइए, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए इज़ अ वेरी ब्रॉड आंसर। अ जॉयफुल पेंटिंग कैन बी ऑफ बुद्धा, अ जॉयफुल पेंटिंग कैन बी ऑफ अ शिवा एंड पार्वती, और अ जॉयफुल पेंटिंग कैन बी ऑफ समुद्र मंथन। These 3 paintings you can say are also joyful painting. So this is a very broad option. और जब आपको समझ में ना आए और आपको ऐसे ऑप्शंस दिखे तो आप हमेशा ब्रॉड के साथ जाइए। मोस्ट केसेस में आपको ब्रॉड ऑप्शन सही होगा और आपको वो एक तरीके से बेनिफिट ही करेगा, आपको वो नेगेटिव मार्किंग में नहीं डालेगा।
Okay, let's move to question number 7. अब let's read it. Consider the following statements related to the use of place value system. Okay, ये फर्स्ट टाइम यूपीएससी ने पूछा है, इससे पहले यूपीएससी नहीं पूछा. The earliest epigraphic use of the place value system in India is found in Mankani plates from Gujarat AD 595 to 596. Okay, मतलब कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक जा रहा है. ऐसी ट्रिक्स होती हैं कि कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक जा रहा है तो वो गलत होता है, लेकिन हम फिर भी इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें नहीं मालूम ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है. इन द 9th century, place value become general in inscriptions all over the world. All over the India. 9th century हो जाती है, मतलब 9th century में आपका एंशिएंट से मिडाइवल में ट्रांजिशन हो रहा होता है. तो हम एक प्रॉपर तरीके से एक लाइफ जी रहे होते हैं हमारे इंडियंस. ओके, इसका भी मुझे नहीं मालूम कि इसका क्या करेक्ट है. द प्लेस वैल्यू हैव बीन फाउंड इन संस्कृत इंस्क्रिप्शंस इन द साउथ ईस्ट एशिया एज अर्ली एज 7th century. नहीं मालूम मुझे, इसका भी बारे में नहीं मालूम. अब ये क्वेश्चन जो है इसमें कोई एलिमिनेशन टेक्निक नहीं लगनी है. देखो, मैं अगर ये बोलूँ अपने फॉलोवर्स को कि इसमें ये टेक्निक यूज़ करो, वो टेक्निक यूज़ करो, ऐसे हो जाएगा, नहीं. इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पॉजिटिव भी ले जा सकता है और नेगेटिव मार्किंग की तरफ भी ले जा सकता है. कोई इसमें बोलेगा, बहुत से कोचिंग बोलते हैं कि n-2 यूज़ करो, 3 स्टेटमेंट दे रखी है, लेकिन हमारा जो ये स्टेटमेंट्स ही उस फॉर्म में दी हुई है. अगर मुझे जाना हो तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप करूँगा क्योंकि इसमें तीनों स्टेटमेंट्स बहुत स्पेसिफिक है. ऑल ओवर इंडिया में कोई तो ऐसी प्लेस होगी जहाँ प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं होगी. समझ रहे हैं? हालांकि यूपीएससी ने जो टेंटेटिव आंसर की दी है उसमें ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट माना है, लेकिन मैं इसको इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप करने की सलाह देता हूँ अपने फेलो एस्पिरेंट्स को. तो दोस्तों, अभी तक हम 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं. 7 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं, जिसमें से 6 हम विदाउट नॉलेज किया है एलिमिनेशन टेक्निक से, और यू कैन से रिवर्स इंजीनियरिंग से. और हमें एक क्वेश्चन ऐसा मिला है जिसमें हम एलिमिनेशन टेक्निक नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आप बिल्कुल ही आपके ऊपर ब्लाइंड स्पॉट आ रहा है तो भी आप पॉजिटिव 12 मार्क्स को लेकर चल रहे हैं. और बहुत होता है, एक मार्क्स बहुत होता है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स आप जानते हैं नहीं जुड़ते हैं. प्रीलिम्स इज जस्ट गेम ऑफ क्वालिफाइंग इट. ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. Consider the following statements about the archaeological findings in Harappan town. हड़प्पा, उनकी बहुत एक प्यारी थीम है हड़प्पा, एंशिएंट इंडिया से. स्टेटमेंट नंबर 1, which there is a wide occurrence of spindle whorl in the house but absence of spinning wheels. Okay, अभी स्पिंडल हॉल क्या होता है, लेट्स चेक इट इन द हिंदी सेक्शन. घरों में तलकी की प्रचुर उपलब्धता है किंतु चरखे, अब सॉरी आई डोंट नो व्हाट इज तलकी, व्हाट इज स्पिंडल वॉल. लेट्स कम टू स्टेटमेंट 2. वेट्स एंड मेजरमेंट स्केल्स कंप्लीट विद ग्रेजुएशंस हैव बीन डिस्कवर्ड. हाँ, ये मिले हैं. देयर आर हाउसेज बिल्ट इन लार्ज पार्ट विद बेक्ड ब्रिक्स around relatively spacious courtyards with their own wells, bathing platforms and large rooms. Okay, let's check the statements. Which of the following inferences can be drawn from the above statements? Statement 1 suggests that spinning wheel a laborious activity done at home.
spinning wheel, a laborious activity done at home. There is a wide occurrence of spindle hole in the houses but absence of spinning wheels. Statement 1 suggests that spinning was a laborious activity done at home. Okay, leave it. Let's move to statement 2. Statement 2 suggests that extent of the scientific knowledge that the Harappan possessed, weight and measurement scale complete with graduations have been discovered. हाँ, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर मेटलर्जी की जो नॉलेज थी, वेट्स की थी, मेजरमेंट की थी, ये जो टाइम था वो अपने कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशंस थे उनसे ज़्यादा हमारे पास नॉलेज थी. तो हम इसको एक तरीके की साइंटिफिक नॉलेज रखेंगे, क्योंकि इसमें किसी तरीके का सुपरस्टिशन नहीं होता था. प्रॉपर वेट है, प्रॉपर मेजरमेंट है, तो रैशनल तरीके से वो किया जा रहा है, तो एक वो साइंटिफिक नॉलेज है. ओके. स्टेटमेंट 3 सजेस्ट दैट एमरजेंस ऑफ अ कॉमन प्रॉपर्टी सिस्टम. Let's check statement 3. There are house built in large part with baked brick. Okay, तो house built in large part with brick shows private property. आगे बढ़ते हैं. Around relatively spacious courtyard, ये भी private property को भी बता रहा है. With their own wells. own wells है तो अभी भी private property. Bathing platforms and large room. तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट नंबर 3 इज़ इनकरेक्ट. और अगर स्टेटमेंट नंबर 3 इनकरेक्ट है और ऑप्शन इस टाइप से दिया हुआ है, तो लेट्स एलिमिनेट स्टेटमेंट नंबर 3. तो यू कैन रीच टू स्टेटमेंट नंबर 1. दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर. 1 and 2 इज करेक्ट. इसमें देखो, मैंने जब स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ी तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या करना है. मुझे नहीं पता चला कि मुझे नहीं मालूम था स्पिंडल होल क्या है. और हो सकता है कि किसी फेलो एस्पिरेंट को एग्ज़ाम हॉल में रियल टाइम में भी नहीं पता चले कि स्पिंडल होल क्या है. मैं तो स्टूडियो में बैठा हूँ, मुझे तब नहीं पता चल रहा, तो एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर में तो मैं बिल्कुल ही याद नहीं रख पाऊँगा कि स्पिंडल होल क्या है. और क्योंकि उस एक वर्ड की वजह से मैं स्टेटमेंट 1 को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, बट इसके एक अपना मोरल डाउन नहीं करना है. स्टेटमेंट नंबर 2 की तरफ मैं गया, मैंने देखा वो करेक्ट है, और स्टेटमेंट नंबर 3 को कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर दिया. तो हम करेक्ट ऑप्शन पर आए, डेट इज A, 1 and 2. ओके गाइज, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. Which of the following statements about the Eka movement and बारदोली सत्याग्रह. वैसे तो ये दोनों मूवमेंट हम मॉडर्न इंडिया जब पढ़ते हैं, जो बिल्कुल बेसिक से भी मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं, चाहे हम एनसीईआरटी पढ़ें, चाहे हम सर लक्ष्मीकांत जी की बुक पढ़ें, या फिर हम स्पेक्ट्रम पढ़ें, तो हम ये दोनों मूवमेंट्स को पढ़ते हैं. बट फिर भी अगर आपको नहीं मालूम तो हम उस एंगल से देखते हैं कि हम रियल टाइम में कैसे उसको सोल्व करते हैं. ओके, लेट्स चेक. स्टेटमेंट नंबर 1. The Eka movement was throughout supported and organized by Congress, while Bardoli Satyagraha was initially dependent of Congress influence and was only in the last stage supported by Congress. बारदोली सत्याग्रह में खैर हमें वैसे तो हम पढ़ते हैं कि अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बारदोली सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज कर रहे थे अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. बट फिर भी हमें नहीं मालूम, तो हम कैसे इसको करेक्ट करते हैं, देखते हैं. नहीं मालूम मुझे इस स्टेटमेंट के बारे में. द एका मूवमेंट वॉज प्रोवाइडेड लीडरशिप बाय द तालुकदार्स ऑफ अवध वाइल द बारदोली सत्याग्रह वॉज मूवमेंट ऑफ लैंडलेस लेबर. अब ये यूपीएससी का एक ट्रैप रहा है कि वो अक्सर वेयर एज वाइल इन सब वर्ड्स के बाद वो इन स्टेटमेंट्स को चेंज कर देता है. क्या पता एका मूवमेंट्स में लैंडलेस लेबर हो और बारदोली सत्याग्रह में तालुकदार हो, यू कांट से ना. तो इस भी ट्रैप को हम थोड़ी देर होल्ड करेंगे. Let's move to statement number C. The Bardoli Satyagraha was campaign against the enhancement of land revenue, while the Eka movement was a protest against excessive extraction of rents. अब देखो, मॉडर्न इंडिया में
जब भी कोई लार्ज स्केल पे मूवमेंट होनी है तो उनका एक बहुत ही कॉमन मोटिव रहता था लैंड रेवेन्यू, टैक्स, रेंट। तो ये बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है स्टेटमेंट की करेक्ट होने की, बट नहीं मालूम। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। द एका मूवमेंट वाज लोकेटेड इन वाराणसी and Mirzapur district of present day Uttar Pradesh UP while the Bardoli सत्याग्रह took place in सौराष्ट्र। अब यहाँ पर भी चेंज कर सकता है, चेंज करने को, क्योंकि उसने डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोई भी हो सकता है, वो कल को इटावा डाल सकता है, मैनपुरी डाल सकता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट डाल सकता है। तो हाउ कैन यू फाइंड आउट कितने डिस्ट्रिक्ट याद रखोगा एस्पिरेंट? और एग्जामिनर भी नहीं चाहता कि एस्पिरेंट एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक तहसील, एक एक विलेज याद रखे। तो वी विल, तो इस स्टेटमेंट का भी हमको नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि स्टेटमेंट नंबर सी की प्रोबेबिलिटी औरों के मुकाबले ज़्यादा है। और क्योंकि हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है यूपीएससी की, हम बिल्कुल बेसिक पर हैं और हमारा मोटिव है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, तो हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर मेंस की तैयारी नहीं है, अगर मेंस की तैयारी नहीं है और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर देते हैं तो भी मेंस आपके कोई काम का नहीं है। तो आपको मेंस की तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। और जब आप मेंस की तैयारी करते हैं तो आपको बेसिक नहीं, आपको यूपीएससी की एडवांस नॉलेज भी आ जाती है। तो आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऋग्वैदिक पीरियड। इस बार इन्होंने पता नहीं क्या एंशिएंट इंडिया भर भर के डाला है। इरिगेशन फ्रॉम वेल्स अलाउड एग्रीकल्चर टू एक्सपेंड अवे फ्रॉम फ्लड प्लेन्स। ओके, लेट्स अगेन रीड इट। इरिगेशन फ्रॉम वेल्स अलाउड एग्रीकल्चर टू एक्सपेंड अवे फ्रॉम द flood plains and strips on river margin into the present day Punjab and Haryana plains having underground water levels reasonably close to the surface. Okay. Drought animal power was employed to draw water out of the well. हाँ बिल्कुल, जैसे लास्ट ईयर इन्होंने अगर हट्टा पे एक क्वेश्चन पूछा था तो उसको सिमिलर लाइंस इसी पर ही था, इस सेकंड स्टेटमेंट पर। ओके, अभी इसके हम पढ़ते हैं आगे क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सपोर्ट्स द अबव स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 इज देयर इज एविडेंस इन द ऋग्वेद ऑफ यूज ऑफ अश्मा चक्र। अश्मा चक्र इज स्टोन पुली व्हील एंड हवा स्ट्रैप्ड वुडन पेल्स टू ड्रॉ ऑफ वाटर। अब ऋग्वेद में उसने स्टेटमेंट दी है कि एक इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन है कि एनिमल्स को यूज़ करके हम वेल से पानी ऊपर लेके आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस डिवाइस से हमने उस एनिमल को, ऑक्स को हमने कनेक्ट कर रखा होगा, उस डिवाइस की भी इन्फॉर्मेशन होगी उसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। लेट्स मूव टू स्टेटमेंट नंबर 2। Mention has been made in the Rigveda the use of implement of Parashu, Kushila and Datra Sreni sickle। देखो स्टेटमेंट ऋग्वेद में, ऋग्वेद पढ़ना इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट, उसमें इसका रेफरेंस होगा। लेकिन इसने क्वेश्चन बनाया है कि इन दोनों में से, इन दोनों को सपोर्ट इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करती है। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट तो इरिगेशन से रिलेटेड हैं, जो हमारी ये 1 और 2 है, ये दोनों इरिगेशन से रिलेटेड है, तो हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। ओके, एंड स्टेटमेंट नंबर 3 इज देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ द यूज ऑफ ऑक्स इवन बिफोर द ऋग्वेद फॉर प्लॉगिंग द लैंड एंड पुलिंग द कार्ट। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 को हटाओ इसमें से, एंड 1 इज करेक्ट, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये तो है इसमें थोड़ी सी नॉलेज यूज करके इसको सॉल्व करने का तरीका। अब हम देखते हैं बिना नॉलेज के कैसे हम इसको सॉल्व करें। देखो ऑप्शंस को एनालाइज करो। ऑप्शन नंबर 1 इज गिवन 3 टाइम्स,
3 is given 3 times, 2 is given 1 time. ये लिस्ट जब आपके पास कुछ ना बचे, आपको कोई एलिमिनेशन लग ना रहा हो, तब आप इसको यूज कर सकते हैं, इस वाली टेक्निक को। तो हमें इससे पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 1 3 बार दिया हुआ है, 3 बार दिया हुआ है, और 2 1 बार दिया हुआ है, तो 2 की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है सपोर्ट करने की। और जब भी एग्जामिनर इतना बड़ा क्वेश्चन कोई फ्रेम करता है, हमेशा याद रखना, एक ह्यूमन मेंटेलिटी है, जब भी एग्जामिनर इतना बड़ा क्वेश्चन फ्रेम करेगा ना, तो वो तीनों स्टेटमेंट्स को करेक्ट कभी नहीं देगा, कभी नहीं देगा। और तो हम डायरेक्टली हम जा सकते हैं ऑप्शन नंबर सी पर, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो गाइस, हम अभी तक 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं, जिसमें से 9 हमने एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके किया और एक को हम एलिमिनेट नहीं कर पाए। देखो, कोचिंग इंडस्ट्री आपको मिसगाइड करेगी कि हम एक को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। कोचिंग इंडस्ट्री 100 के 100 क्वेश्चंस को भी एलिमिनेट कर सकती है, बट मुझे नहीं लगता कि किसी भी एस्पिरेंट को गुमराह करना चाहिए, और वो एथिकल भी है, वो एक अनएथिकल वर्क है। ये लोग एथिक्स पढ़ाते हैं लेकिन वर्क अनएथिकल करते हैं, तो आई डोंट सपोर्ट सच काइंड ऑफ एक्ट्स। हमने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारा डेली का टारगेट रहेगा 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपको भी उसको समझने में, उसको डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फिर, और आपको जो पार्ट समझ में नहीं आए वो आप पार्ट इसमें से पढ़ सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं फिर कल। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगे तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और इस चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि क्वालिटी गाइडेंस, क्वालिटी एजुकेशन सब तक पहुंच सके।